अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर from Department of Mathematics, USP Multan. Our course is Solid Mechanics, and today we are going to deliver lecture number 3. The title of the lecture is the contents of the lecture are continuity equation, equation of motion and momentum equation. जो इक्वेशन ऑफ मोशन है और मोमेंटम इक्वेशन है, ये आलमोस्ट एक ही चीज़ है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कि ये किस तरह से एक ही चीज़ है, और या अगर इसमें फ़र्क है तो फिर वो फ़र्क क्या है। लेकिन पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपली मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass क्या है? द mass कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। mass को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो सकती है। और उसको अगर हम मैथमेटिकली हम बात करें तो अगर किसी मटेरियल का इनिशियली डेंसिटी रो नॉट है एंड उसका वॉल्यूम जो है वो वी नॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात कर लेते हैं कि एक मिट्टी का एक ब्लॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, और अगर हम इसको प्रेस करते हैं, इसको थिन कर लेते हैं, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर डेंसिटी भी चेंज होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस अगर इसकी डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, तो फिर क्या होगा कि ये जो मटेरियल है ये रीशेप तो हो जाएगा, लेकिन ये इसमें कोई जो क्वांटिटी है मटेरियल की उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो सिंपली हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो अगर इनिशियली इसका वॉल्यूम वी नॉट है और इसकी डेंसिटी रो नॉट है, तो फिर डिफॉर्मेशन के बाद जो नई स्टेट आएगी उसमें अगर हम डेंसिटी रो रख रहे हैं और उसका वॉल्यूम अगर हम वी रख रहे हैं, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमने इसको डेफिनेशन देख ली। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्रेसेस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉर अ डिफॉर्मिंग सॉलिड बॉडी। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, और अगर हमने इसको जो पहले वाली क्वांटिटी है या पहले वाली नोटेशन है, ये हम अनडिफॉर्म्ड बॉडी यानी इनिशियल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डिफॉर्म्ड बॉडी या जो सेकंड न्यू सिचुएशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मैस, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बन जाएगी? मैस और डेंसिटी का क्या रिलेशन है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम, एंड दिस इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो यहाँ से मैस किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू रो वी। तो हम अगर इसको देखें, अगर हम एम नॉट, अगर इनिशियल मैस को फ़र्ज़ कर लें तो नाम रख दें, तो दिस इज एम नॉट इज़ इक्वल टू एम, यानी ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये भी मैस है, राइट हैंड साइड पे भी ये भी मैस है। तो हमने ये क्या इस्टेब्लिश किया इस डेफिनेशन के ज़रिए कि मैस विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, मैस कांस्टेंट होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज हो सकता है, जैसा कि हमने अभी इस केस में देखा। उसके बाद रिलेटिंग वॉल्यूम चेंज द जैकोबियन,
जैकोबियन हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी अगर हम अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं देख रहे डिफॉर्मेशन का, बल्कि लोकलाइज करके देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशंस के लिए हम फिर मैट्रिसेस का सहारा लेते हैं। तो फिर जब उस फॉर्म में जब हम लोकलाइज होके चीज़ों को एड्रेस कर रहे होंगे, तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशंस को हम मैट्रिक्स के ज़रिए एक स्पेस में एक जगह के ऊपर उसको असेंबल कर लेते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास जो रिलेशन होगा डी वी, दिस विल बी इक्वल टू जे डी वी नॉट, यानी इनिशियल जो हमारे पास वॉल्यूम होगा उसको हम जैकोबियन के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये न्यू बन जाएगा। So what is dV? dV is a small volume element in the deformed configuration, यानी हमारे पास न्यू कन्फिग्रेशन है। dV नॉट ये हमारे पास इनिशियल कन्फिग्रेशन है, और dV अभी हमने बात की है कि हम इसको चूँकि लोकलाइज करके देख रहे हैं, तो फिर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा जिसका वॉल्यूम V होगा उसको हम स्मॉल पीसेस में यानी डिफरेंशियल एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन सब का इम्पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो वहाँ पे फिर इनका जो रिलेशन बनेगा डी वी और डी वी नॉट का, वो इस जे को यानी कि जैकोबियन को एसोसिएट करने से होगा। तो डी वी इज़ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन द डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन and dV naught is the corresponding small volume element in the undeformed configuration. So mathematically J is the determinant of the deformation gradient tensor F. तो ग्रेडियंट टेंसर F हमें चाहिए होगा, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास J होगा। तो ये हम देखेंगे इसको। इफ़ J इज़ 1 द मटेरियल इज़ इनकम्प्रेसिबल, यानी अगर यहाँ पे J अगर 1 आ जाए तो फिर क्या होगा, डी वी इज़ इक्वल टू डी वी नॉट। तो इसका क्या मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम आर द सेम। तो जब सेम है तो इसका मतलब यह है कि उसमें जो मटेरियल है उसमें फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उसकी वजह से डिफॉर्मेशन नहीं आ रही। लेकिन अगर वो नॉन मतलब इक्वल टू 1 नहीं है, इफ़ J इज़ इक्वल टू 1, the material is incompressible, no change in volume. And if J is greater than 1, the volume increases which leads to expansion. And if J is less than 1, the volume decreases, leads to compression. उसके बाद है लोकल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे
जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, लेकिन मोर सोफिस्टिकेटेड ये है कि हम इसको डेंसिटी की शक्ल में इसको हम देखें। तो डेंसिटी की शक्ल में हमारे पास क्या होगा, दिस रो जे इज़ इक्वल टू रो नॉट। ये हमारे पास रिलेशन है जो कि हमें लोकल फॉर्म हमें देती है। दिस इक्वेशन मीन्स द करंट डेंसिटी रो multiplied by the volume change factor J must always equal to the original density। उसके बाद है डेफिनेशन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स। तो ये इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स की अभी हमने बात कर ली हुई है कि हमारे पास अगर वॉल्यूम जो है वो J इज इक्वल टू 1 हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जब वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा तो हमारे पास वो मटेरियल क्या कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल कहलाएगा। उसके बाद है जी एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम, cylindrical rubber rod is perfectly elastic and incompressible. Its original dimensions are, तो हमारे पास लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ L नॉट, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है इसका इनिशियल डायमीटर, दिस इज इक्वल टू D नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास डायमीटर है। If you stretch it so its new length is 30 centimeter, what is its new diameter? तो अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो उस वक्त जो न्यू लेंथ है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर हो जाती है। तो न्यू डायमीटर क्या होगा। तो आगे सॉल्यूशन है, स्टेट द नोन ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट इज इक्वल टू, अब हमारे पास वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है, दिस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। यानी पाई आर स्क्वायर हमारे, अगर हमारे पास जो ये मैं सिलेंडर यहाँ पे बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है। अब इसकी जो बेस का एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, ये चूँकि सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट उसकी फॉर एग्जांपल लेंथ एल के ज़रिए हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, और चूँकि हमें डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर की शक्ल में हमारे पास बन जाएगा पाई डी बाई 2 स्क्वायर इंटू एल, या यहाँ पे डी की वैल्यू रख दें यहाँ से 4, चूँकि इनिशियल है तो फिर इसको आप वी नॉट एल नॉट और यहाँ पे डी नॉट या आर नॉट ये आप नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। सो इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई इंटू डी नॉट, व्हाट इज़ डी नॉट 4, तो 4/2 स्क्वायर इंटू एल नॉट, एंड एल नॉट की वैल्यू हमारे पास है 20। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हम इसको कंप्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1415927, या आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या कैलकुलेटर से आप इसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है फिर अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी दिस, अगर हम इनको दोनों क्वांटिटीज़ को वो कंपेयर कर लेते हैं
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम पाई d/2 स्क्वायर इंटू एल, दिस इज इक्वल टू V0 हम चूँकि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये 80 आ जाएगा। लेंथ हमें जो है वो गिवन है 30, तो हमारे पास आ जाएगा पाई d/2 स्क्वायर इंटू 30, दिस विल बी इक्वल टू 80 पाई। तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d²/4 इज इक्वल टू 80/30 इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से d² आ जाएगा 24/3 और इस 24/3 को फिर आप यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली फाइंड कर लेंगे। d इज इक्वल टू 32/3, तो 32/3 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लें तो दिस विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.27, या इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसमें हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जिसमें हमने पढ़ा कि मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फॉलो करता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो दिस इज़ फोर्स इज इक्वल टू, यानी F इज इक्वल टू ma, या अगर हम इसको वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब इसमें तीन चीज़ें हैं, मूवमेंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी मैस के ज़रिए रिप्रेजेंट हो रही है, और ये अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस। और दूसरा इसका वर्जन अगर हम डिफ़ाइन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इसको भी हमने रिलेट किया हुआ है। तो दिस इज़ इक्वल टू m, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। अब मैस चूँकि अंडर कंसिडरेशन जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका मैस तो फिक्स रहेगा, मैस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो ये डेरिवेटिव के अंदर हम उसको ले जा सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय dt, एंड mv क्या है, मैस इनटू वेलोसिटी, ये हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो अब मोमेंटम को हम p से अगर डिस्क्राइब कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या है, मोशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और उसके बाद है इसमें फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं इसके ऊपर एक्ट करने के लिए, यानी मोशन के लिए, मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए। ये बॉडी फोर्सेस भी हो सकती हैं, सरफेस फोर्सेस भी हो सकती हैं। बॉडी फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस क्या हैं, ये हम आगे किसी एक लेक्चर में आएगा, वो हम उसमें देखेंगे। तो उसके बाद इसका मैथमेटिकल वर्जन है, वी स्टार्ट विद न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर द इंटायर ऑब्जेक्ट। तो इंटायर ऑब्जेक्ट को इंटेग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं d/dt v रो v dt, दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास सरफेस फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, बॉडी फोर्स है। अगर हम इसको इस इक्वेशन के हवाले से देखें
तो ये जो F है हमारे पास, ये दो फोर्सेस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स क्या होती है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से या वॉल्यूमेट्रिक लेवल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो क्या होती है, बॉडी फोर्स। और अगर सरफेस के ज़रिए, इन कांटेक्ट के ज़रिए सरफेस के ऊपर फोर्स, तो उसको हम सरफेस फोर्स कहते हैं। और ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। सो लेफ़्ट साइड ये हमने बात कर ली, रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी बाई डी टी टाइम डेरिवेटिव है, यानी डेंसिटी वेलोसिटी, यानी डेंसिटी को अगर आप हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल होती है, मैस पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम जो है वो यूनिट ले लें तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मैस आ जाता है। और ये हमने बात की है पहले भी कि मैस को डेंसिटी की सूरत में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप mv लिखेंगे तो ये मोमेंटम होगा, और अगर आप इसको रो v लिखते हैं तो भी ये क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो लिहाजा ये रेट ऑफ, ये और इंटेग्रल क्या देता है हमें, ये सम देता है। तो ये ओवरऑल मोमेंटम है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो अब इसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, एक है इंटेग्रल फॉर्म और एक है डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म हमें यानी अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में बात करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, और अगर हम इंटेग्रल फॉर्म में बात करेंगे तो यही चीज़ जो है वो क्या बन जाएगी, मोमेंटम इक्वेशन बन जाएगी। तो डिफरेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या टेम्परेचर की बात कर लें, अगर किसी बॉडी का आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो एवरेज टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे, यानी पूरी बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर क्या है, तो वो आप आ जाएंगे एक तरह से इंटेग्रल अप्रोच में, यानी ओवरऑल बॉडी की आप बात कर रहे हैं, सम ओवरऑल। और अगर आप उसमें मुख्तलिफ लोकलाइज करके देखते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी हमें एक पॉइंट पे इसके ऊपर अलग टेम्परेचर बताएं, यहाँ पे अलग बताएं, यहाँ पे अलग बताएं, यहाँ पे अलग बताएं, या किसी एक रूम में है, रूम में एयर कंडीशनर फॉर एग्जांपल चल रहा है, तो ओवरऑल टेम्परेचर आपने उसको देखना है, तो एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट, ये ओवरऑल टेम्परेचर है। लेकिन मुख्तलिफ लोकेशंस पे कि दीवारों के साथ क्या टेम्परेचर है, सेंटर में क्या है, सेंटर और दीवार के दरमियान में क्या टेम्परेचर है, तो ये लोकलाइज। तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि हमें बाज़ केसेस में चाहिए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल अप्रोच की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हम किस में जाएंगे, इंटेग्रल अप्रोच की तरफ जाएंगे। सो आफ्टर तो अगर हम इसको आफ्टर डूइंग सम वेक्टर कैलकुलस वी गेट लोकल फॉर्म विच अप्लाइज एट एवरी सिंगल पॉइंट इनसाइड द मटेरियल। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं रो ए दिस इज इक्वल टू रो बी रो बी यहाँ से प्लस अब ये हमारे पास डेल्टा जो है वो आप जानते हैं ये वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसमें हम वेक्टर कैलकुलस की थोड़ी कंप्यूटेशन करके हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। सो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो ये बन जाएगा रो ए एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
रो ए वाई एक्सेस के अलॉन्ग एंड रो ए जी एक्सेस के अलॉन्ग हमारे पास जो है वो मोमेंटम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, वाई एक्सेस के अलॉन्ग एंड जी एक्सेस के अलॉन्ग। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शल बाई पार्शल एक्स। ये मैं जो डेल्टा ऑपरेटर है मैं उसको पहले इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, इसको हम बाद में लिख लेंगे, या इसको यूँ लिख लें डेल्टा एस प्लस रो बी। डेल्टा ऑपरेटर किस चीज़ के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू पार्शल बाई पार्शल एक्स पार्शल बाई आई जे के पार्शल बाई, अगर हम किसी एक वेक्टर के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हो तो आई जे के पार्शल बाई पार्शल एक्स पार्शल बाई पार्शल वाई पार्शल बाई पार्शल जी एंड एक्स वाई जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर है और यहाँ पे हम इसका नाम x रख लेते हैं। तो दिस इज़ द, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। सो नाउ पार्शल बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल बाई पार्शल सिग्मा एक्स वाई पार्शल बाई पार्शल जी। ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर है, ये वाला वो एकाशी स्ट्रेस टेंसर जो कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, और उसको जब इस डेल्टा ऑपरेटर के साथ एसोसिएट करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आती है। प्लस रो बी एक्स। इसी तरह से ये बाकी भी हम इनको लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल केस स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी हो तो इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी है, अगर इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस में है, मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल फोर्स इक्वल हैं तो देयर विल बी नो मूवमेंट। इस तरह से स्ट्रेस, यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो तो देयर विल बी नो मूवमेंट इन द बॉडी। तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो जब कोई मूवमेंट नहीं होगी तो फिर हम इसकी जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या बन सकती है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ रह जाएगी, ये दो चीज़ें रह जाएंगी, या इस इक्वेशन से देखें तो ये दो चीज़ें रह जाएंगी और फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इक्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बता चुके हैं कि अगर आप इंटेग्रल फॉर्म में डील कर रहे हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ओवरऑल इम्पैक्ट है, और अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में, यही इक्वेशन जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।